हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आरंभ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट टाइम 3 नंबर के और 8 नंबर के क्वेश्चन किए थे हड़प्पा सभ्यता के, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपकी हिस्ट्री के, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करते हैं जो है सेकंड चैप्टर आपका, सेकंड चैप्टर जो है आपका राजा, किसान और नगर, जो कि आरंभिक समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में है। टाइम पीरियड पता है आपको 600 ईसा पूछे, 600 ईस्वी। जैसे जानते हैं बच्चे, आपकी ये जो फर्स्ट बुक है आपकी वो प्राचीन भारत से रिलेटेड है। चलिए, यहाँ पे भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आएंगे आपके। इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसके पॉइंट्स को देखते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन को आंसर करते हैं। सबसे पहला आपका जो है क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप कौन थे तथा इन्होंने किस प्रकार अशोक के अभिलेख का अर्थ निकाला था। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। जैसे आप इस सेकंड चैप्टर को खोलते हैं तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का यही बनता है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के 2 अभिलेख के अर्थ निकाले थे। एक जो है आपका ब्राह्मणी और दूसरा खरोष्टी। कब निकाले थे बच्चों? तो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि 1830 के दशक में। एनसीईआरटी कहती है 1830 के दशक में। कई बार थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता है बच्चों को, क्योंकि 1830 का दशक का मतलब तो 31 से 40 का हो गया, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 1830 का दशक अगर एनसीईआरटी कहती है तो ठीक ही है। ब्राह्मण, अब इसमें आता है कि भाई इन्होंने 2 ग्रंथों का अध्ययन किया था, ब्राह्मणी और खरोष्टी। देखते हैं इनका अध्ययन कैसे किया था। जैसे बच्चों ब्राह्मणी ग्रंथ की बात करें तो ये भारत के प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करते हुए, भारत के प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करते हुए प्राचीन भाषाओं का अध्ययन किया था। किसने भाषाओं का अध्ययन किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, इसमें स्पेशली जो है बंगाली भाषा हो गई, है ना, बंगाली हो गई, और देवनागरी के जो अक्षर हो गए, बंगाली और देवनागरी के जो अक्षर, देवनागरी जो हो गई, इसके भाषाओं से जो है, इसके भाषाओं का अध्ययन करते हुए जेम्स प्रिंसेप ने बंगाली और देवनागरी पुरानी लिपियों को अध्ययन किया, और इससे जो है ब्राह्मणी भाषा का अर्थ निकाल लिया। ब्राह्मणी भाषा का अर्थ निकाल लिया किसका अध्ययन करके? बंगाली और देवनागरी जो है लिपि का अध्ययन किया गया। किसके द्वारा? लिपि का अध्ययन किया गया। लिपि जो है इसका अध्ययन किया गया किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसकी मदद से? तो विद्वानों की मदद से, या कह लो कि जो पंडित हैं उनकी मदद से, पंडितों की मदद से इन्होंने इनका अध्ययन किया, और उसके बाद जो है अशोक के ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाल लिया। ब्राह्मणी लिपि एक जो ब्राह्मणी लिपि है भारतीय एक प्राचीन लिपियों में से एक है। दूसरा जो है बच्चों, इन्होंने खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। एक तो ब्राह्मणी का अर्थ निकाला था, दूसरा खरोष्टी का अर्थ निकाला था। खरोष्टी जो है पश्चिम भारत में बोली जाती थी, जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, स्पेशली इस वाले क्षेत्र में खरोष्टी का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे खरोष्टी का अर्थ कैसे निकाला इन्होंने? तो खरोष्टी का अर्थ निकाला इन्होंने जो है यूनानी भाषा के द्वारा। कैसे? तो हिंद यूनानी शासक थे बच्चों, जो हिंद यूनानी, ठीक है, ये जो हिंद यूनानी शासक थे, ये आपके कहाँ थे? ये जो हिंद यूनानी शासक थे, ये पश्चिम भारत वाला क्षेत्र, जो उस समय का पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था, वहां पे ये हिंद यूनानी शासक जो है ये शासन करते थे। और इन्होंने जो सिक्के बनवाए थे, सिक्के बनवाए थे, उन सिक्कों के अग्रभाग पे या एक साइड पे, सिक्कों के एक साइड पे जो है वो यूनानी भाषा लिखी हुई थी, और दूसरी साइड पे जो है कौन सी भाषा लिखी हुई थी? एक साइड पे यूनानी और दूसरी साइड पे जो है खरोष्टी लिखी हुई थी। ठीक है, खरोष्टी लिखी हुई थी। तो इन भाषा के अक्षरों का मेल करके, अक्षरों का मेल करके जो है इन्होंने लिखा था। कौन सी भाषा आती थी जेम्स प्रिंसेप्स को? यूनानी भाषा जेम्स प्रिंसेप्स को आती थी, यूनानी भाषा जेम्स प्रिंसेप्स को आती थी। और इन्होंने क्या किया? हिंद यूनानी शासकों के सिक्कों का अध्ययन किया, जिस पर एक तरफ जो है यूनानी भाषा और दूसरी तरफ खरोष्टी भाषा लिखी हुई थी। इस तरह इन्होंने अशोक के दोनों ही अभिलेख का अर्थ निकाल लिया। अच्छा, ये कैसे पता चला कि भाई अशोक जो है उसी के अभिलेख है ये? और तो कई जगह वहां पे अशोक का नाम मेंशन है। एक्चुअली में अशोक के नाम की जगह 2 वर्ड सबसे ज्यादा रिपीटेड है। एक वर्ड है देवनापिय और दूसरा वर्ड है प्रियदर्शी। देवनापिय यानी कि देवताओं के प्रिय, देवताओं के प्रिय, देवताओं के प्रिय। ठीक है, देवताओं के प्रिय। और प्रियदर्शी का मतलब हो गया, प्रियदर्शी का मतलब हो गया प्यारा दिखने वाला, प्यारा दिखने वाला, दिखने वाला या दिखने वाला, या मनोहर मुखाकृति वाला, जो आप कहते हैं, या मनोहर, मनोहर मुखाकृति वाला, मनोहर मुखाकृति वाला। ठीक है, ये दोनों ही शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किए गए थे? दोनों ही शब्द जो है प्रियदर्शी और देवनापिय, ये दोनों ही शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किए गए थे? दोनों शब्द जो है अशोक के लिए ही प्रयोग किए गए थे। इसके अलावा एक चीज और लिखना होता है आपको
कि भाई भारत के राजनीतिक इतिहास का जो अध्ययन इसी से शुरू हुआ, जब पता चलता है कि भाई अशोक जो है मौर्य वंश का शासक है। बौद्ध ग्रंथ में इनके भाई बार बार जिक्र मिलते हैं, जैन ग्रंथ में इनका जिक्र मिलता है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन जो है यहीं से शुरू होता है। कहीं ना कहीं जेम्स प्रिंसेप ने इस तरह से भारतीय राजनीतिक इतिहास का अध्ययन शुरू करवा दिया, क्योंकि उस समय जब भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो हमें कई सारे ऐसे नायकों की जरूरत थी जो क्या कर सके, भारत के जो है प्रेजेंट कर सके, जैसे उनका इतिहास जो हमें गौरवान्वित कर सके। तो अशोक का इतिहास जो है हमें काफी गौरवान्वित करता है। इसीलिए जो है इस समय से ही देखते हैं कि भारतीय इतिहास में जो है भारतीय राजनीति जो है इतिहास का अध्ययन शुरू हो गया। पॉज कर लो। हाँ, अब बच्चों एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरे पे बढ़ते हैं कि भाई 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो है मगध था, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। जैसे बच्चों मैंने बताया आपको कि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हालांकि टॉपिक के साथ साथ ही करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और काफी आसान भी है। चलिए देखते हैं इसको। क्या कह रहे हैं, 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली मगध था, जो कि वर्तमान में बिहार के पटना और गया क्षेत्र में है। हम देखते हैं इसको कि भाई जो है किन कारणों से मगध जो है सबसे शक्तिशाली था। तो सबसे पहला कारण होता है मगध के शक्तिशाली होने का जो है इसका उपजाऊ भूमि। क्या कह रहे हैं, गंगा तथा सहायक नदियां हैं, तथा सहायक नदियां हैं उसकी, ठीक है। ये जो गंगा और बाकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, ये जो है इनका जो मैदान है, गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो मैदान है, ठीक है, ये मैदान किस लिए जाना जाता है, ये मैदान जो है अपनी उर्वरता के लिए जाना जाता है, अपनी जो है उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी भी अनाज वगैरह जो है उसकी कमी नहीं रही होगी, अनाज की कमी नहीं रही होगी, अनाज की कमी वगैरह जो है ये नहीं रही होगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली में से एक था, क्योंकि यहाँ पे इनके पास भरपूर अनाज हुआ करते थे, खाने पीने की इनकी कोई कमी नहीं थी। और उस समय जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या होता था, एग्रीकल्चर ही होता था, खेती ही होती थी। तो खेती जो है इनके पास भरपूर होती थी। दूसरा क्या था कि दक्षिण बिहार से, दक्षिण बिहार जो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कहाँ पड़ता है आपके, वर्तमान में जो है आपका ये पड़ता है झारखंड, वर्तमान में कहाँ पड़ता है, झारखंड। तो जो दक्षिण बिहार है, झारखंड है, यहां से आपको क्या मिलते हैं, लोहे के खादान मिलते हैं, लोहे के खादान मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो लोहे के खदान है, यहाँ पे देखते हैं कि ये इनके लिए लोहा इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, लोहा इनके लिए इंपॉर्टेंट इतना इसलिए हो गया क्योंकि आगे चल के इससे पहले भारत में कभी इस लोहे का प्रयोग होता नहीं था। तो इससे पहले जो है कि हम लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। जब लोहा आया तो इसने क्या किया कि जो मजबूती का सहारा ले लिया, यानी कि ये हथियार बनाने के काम आने लग गए, हथियार बनाने के काम आने लग गए, औजार बनाने के काम आने लग गए, ठीक है, औजार बनाने के काम आने लग गए। यहाँ तक कि जो है मजबूत चीजें जिसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, तो लकड़ी की जगह आप लकड़ी का प्रयोग ना करके लोहे का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो इनके संसाधन बनेंगे, जो इनके नावे बनेंगे, इन सब में जो है किसका प्रयोग किया जाएगा, लोहे का प्रयोग किया जाएगा। इनके तीर धनुष भाले में जो है लोहे का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो है मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोहा। अगला आता है बच्चों हाथी। देखो ये भी जो है कि जंगल का जो क्षेत्र था, बिहार का जो जंगल का क्षेत्र था, यहाँ हाथी प्राप्त होते थे। और हाथी के बारे में जो है बच्चों क्या बताया गया आपके एनसीईआरटी में कि मगध में स्पेशली मौर्य या उसके जो है पहले जो शासक रहे थे, उन लोगों ने इसको सेना में शामिल किया था। किसे, हाथियों को। हाथी पकड़े जाते थे, जंगल से हाथी पकड़े जाते थे, और इन जंगल से हाथी पकड़ने के साथ जो है जंगल से इनको पकड़ते थे, और पकड़ने के बाद जो है इन हाथियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, इन हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, और इसको ट्रेनिंग देने के बाद जो है, प्रशिक्षण देने के बाद जो है इसे सेना में शामिल कर लिया जाता था। ठीक है, ये भारतीय सॉरी ये मगध के सेनाओं को काफी ज्यादा जो है पावरफुल बनाती थी, मगध के सेनाओं को काफी अनबीटेबल बनाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका महत्वाकांक्षी शासक। महत्वाकांक्षी शासक, इस वाले पॉइंट को देखते हैं कि मेरे कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता सॉरी जो मगध है उसके शक्तिशाली होने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक क्या है, तो महत्वाकांक्षी शासक। कह रहे हैं कि मगध के बहुत सारे शासक ऐसे थे जो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। वो बड़े से बड़े क्षेत्र को जीतना चाहते थे, बड़े से बड़े क्षेत्र को अपने हिस्से में शामिल करना चाहते थे, अपने एरिया का विस्तार करना चाहते थे। इसमें कई सारे शासकों का नाम है, जैसे अजात शत्रु का नाम है, ठीक है, अजात शत्रु का नाम है, जो इसके अलावा बिंबिसार का नाम है, बिंबिसार का नाम है, अशोक का नाम है, अशोक से पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। ये सभी शासक बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ठीक है, ये सभी शासक जो है काफी महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा जो है मगध के क्षेत्र के विस्तार में काफी योगदान रहा है। तो आप यहाँ पॉइंट बनाओगे कि भाई
हर्यक वंश के अजातशत्रु जैसे शासक जो है, या मौर्य वंश के अशोक या चंद्रगुप्त जैसे शासकों ने क्या किया कि मौर्य साम्राज्य को काफी मजबूती प्रदान की। यही वह महत्वाकांक्षी शासक थे जिनकी बदौलत मौर्य जो है इतना शक्तिशाली बन पाया। एक और कारण बताया जाता है कि भाई इनकी राजधानी काफी सुरक्षित थी। जो पहली राजधानी थी जिसको राजगाह कहा जाता है, राजगाह कहा जाता है, ये राजधानी जो है कहाँ थी, ये राजधानी थी राजमहल की पहाड़ियों के ऊपर थे। राजाओं का घर जिसको कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियों के ऊपर था, और ये पहाड़ी के ऊपर होने की वजह से ये जो है इसको फतेह करना, इसको जीतना काफी मुश्किल था। बाद में इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, पाटलिपुत्र को बनाया। चौथी शताब्दी के आसपास जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई थी। 5वीं शताब्दी में मौर्य ने बनाई थी। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं 5वीं शताब्दी, चौथी शताब्दी में ये मगध की राजधानी बनी थी जो उस समय शासक रहे थे। और जो है 5वीं शताब्दी में जाके जो है पाटलिपुत्र जो है वो अन्य उनकी राजधानी बनती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राजगाह, राजगाह की बात, पाटलिपुत्र की बात करते हैं, पाटलिपुत्र की बात करते हैं। ये सुरक्षित राजधानियों में से एक रहा था। अगले क्वेश्चन, यार इसका लास्ट वाला लाइन थोड़ा ऐड करना, वो यही था ना, स्टार्ट कर दिया। अरे हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आरंभिक महाजनपदों की विशेषताएं, ये जो है ये भी स्टार्टिंग में ही बनता है आपका। आरंभिक महाजनपदों की बात करें तो आरंभिक महाजनपद जो है भारत में लगभग कितने थे, 16 महाजनपद थे। और ये जो 16 महाजनपद है इनके बारे में कई सारे ग्रंथों में जिक्र मिलता है। ये जो ग्रंथ है ये इसके अलग अलग प्रकार के नाम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन लगभग मतलब वही निकलता है 16 महाजनपद। अगर किसी ग्रंथ का नाम याद रखना हो तो आपको बौद्ध ग्रंथ का नाम याद रख सकते हो। जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ का नाम याद रख सकते हो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, इसका नाम आप याद रख सकते हो। ये जो है किस में काम आ जाएगा, ये आपके उसमें काम आ जाएगा। चलिए आते हैं कि भाई क्या चीजें, क्या आरंभिक महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी, या फिर कई बार जो है आपको ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में भी है कि महाजनपद की जो है विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये सारी विशेषताएं महाजनपद की हो जाती है 3 नंबर के हिसाब से, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला आता है आपका कि राजा किसी क्षेत्र में जो है किसी महाजनपद में शासक शासन करते थे, राजा शासन करते थे, एक राजा शासन करते थे। किसी किसी महाजनपद में जो है गण या संघ का शासन था। तो क्या कहोगे कि जो है किसी जनपद में, किसी महाजनपद में एक शासक शासन करते थे, तथा किसी किसी में ऐसे भी देखोगे आप कि गण या संघ शासन करते थे, गण या संघ शासन करते थे। गण या संघ का क्या मतलब है, गण या संघ का मतलब है कि भाई सामूहिक शासन किया जाता था, जिसको ओलिगार्की जो है आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता है कि भाई कुछ जनपदों की, महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी, कुछ की जो है दो दो राजधानी हुआ करती थी। जैसे कि आपका अगर हम अवंती की बात करें तो अवंती की एक राजधानी उज्जैनी थी और दूसरा माहिष्मती थी। ऐसे कई सारे क्षेत्र थे जिसका जो है दो राजधानी थी। जैसे कि आपका जो कुरु था, कुरु के भी 2 राजधानी थे, है ना, कुरु का जो एक हस्तिनापुर और एक जो है इंद्रप्रस्थ। तो ऐसे 2 राजधानी थे इनके। तो कई सारे जो है के एक ही राजधानी हुआ करते थे, कईयों के 2-2 राजधानी भी हुआ करते थे। अगला आता है आर्थिक स्रोत। तो महाजनपदों के आर्थिक स्रोत क्या थे, तो ये कर वसूलते थे, कर वसूलते थे। ये एक तरीका था इनके पास जो है आर्थिक स्रोत इकट्ठा करने का। दूसरा तरीका था कि ये आक्रमण कर सकते थे, अन्य अन्य जनपदों पर, महाजनपदों पर आक्रमण कर सकते थे, उन्हें लूट सकते थे, यहाँ से इन्हें धन प्राप्त कर सकते थे। धन की जरूरत क्यों है इन्हें, तो ये देखो, ये राजधानी बनेगी, उसका रख रखाव भी तो करना पड़ेगा, उसको चारों तरफ दीवार से घेरना पड़ेगा, ठीक है, रख रखाव करना पड़ेगा, चारों तरफ दीवार से घेरना पड़ेगा। सेना है और बाकी सारी चीजें हैं, उनके लिए जो है काम करनी पड़ेगी। तो सेना और बाकी चीजों को सैलरी वैलरी देनी है, तो उन सब के लिए भी तो चाहिए ना। अच्छा, आर्थिक स्रोत के बारे में एक चीज और है कि जो ग्रंथ है, स्पेशली जो ब्राह्मणी ग्रंथ है, ब्राह्मणी ग्रंथ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो क्षत्रिय राजा होंगे, ठीक है, क्षत्रिय राजा होंगे और इस राजा के पास जो है टैक्स वसूलने का अधिकार होगा, कर वसूलने का अधिकार होगा। अब आते हैं नौकरशाही तथा सेना। इसके अलावा भी कई सारे और सेवक हुआ करते थे जो राजधानी क्षेत्र को बनाते थे। क्या कह रहे हैं, शासक जो है अपने पास नौकरशाह रखते थे, सेना रखते थे, अपने पास नौकरशाह रखते थे, सेना रखते थे, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जा सके। प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है इनकी आवश्यकता होती थी। इसके अलावा कई सारे अधिकारी और भी रहते होंगे। बच्चों 3 क्वेश्चन एक साथ करवाए हैं मैंने, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ये समझ में
आता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और दोबारा देखिएगा, इसको जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये 3 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम से पहले पक्के कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो ये कुछ और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, ये क्वेश्चन हालांकि 8 नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पे हम 3 नंबर का सीरीज चला रहे हैं तो 3 नंबर में करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास की दृष्टि से मौर्य साम्राज्य तो बहुत महत्वपूर्ण था, किंतु कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। तो हम कुछ उन बिंदुओं को गौर करेंगे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य काफी महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य जो है काफी जो है विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, काफी महत्वपूर्ण था। तो उसके कई सारे भारतीय इतिहास में इसके कई सारे मायने हैं। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, कह रहे कि प्रथम विशाल साम्राज्य। अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है 321 ईसा पूर्व में एनसीईआरटी बताती है कि भाई 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगर हम बात करें कि ये भारत का जो है कम से कम जो है लगभग सबसे पहला विशाल साम्राज्य था, और जो है कहीं ना कहीं जो है ये कहां से कहां तक अगर हम इसकी दूरी देखें तो अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट जो है आपका उत्तर पूर्वी भारत, यहाँ से लेके, ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट तक की बात करें तो यहाँ से लेके और अफगानिस्तान का जो एरिया है यहाँ तक जो है इसका ये फैलाव था। अगर हम दक्षिण उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो आपका जम्मू कश्मीर हिमाचल जो है आपका ये यहाँ तक का एरिया से लेके और दक्षिण का जो कर्नाटक तक का एरिया है, ठीक है, यहाँ तक जो ये फैला हुआ था। तो काफी बड़े क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ था। और ये कहाँ से चलाया जाता था, ये चलाया जाता था आपका मगध से। कहाँ से चलाया जाता था, मगध से ये चलाया जाता था, ठीक है। तो इतने बड़े साम्राज्य का जो है प्रथम विशाल साम्राज्य का होना और इतने बड़े क्षेत्र में जो कि अखंड भारत का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में होना जो है क्या दिखाता है कि ये भारतीय इतिहास के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर हम बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो विश्व भर में जो विस्तार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मौर्यों का भी बहुत योगदान रहा है। जैन धर्म में, जैन धर्म में आपके जो वो है क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। कई सारे जो है अनुदान जैन धर्म के लिए उन्होंने किए थे। अंत में इनका जो निर्वाण होता है वो भी कहाँ होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसकी जो मृत्यु है वो भी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में होता है। बौद्ध धर्म के बारे में तो आपकी बुक में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे जो है महात्मा बुद्ध के विचारों पर चलते हुए, धर्म का पालन करते हुए अशोक जो है उन्होंने किस प्रकार जो है, अशोक ने किस प्रकार जो है क्या जो है बौद्ध धर्म का विस्तार किया, कैसे श्रीलंका के क्षेत्रों में भेजा, कैसे उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, कैसे उन्होंने अभिलेख लिखवाए। ये जो है सारी चीजें आप जानते हैं, कैसे इन्होंने ईसाई बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, कैसे उन्होंने जो कई सारे मूर्तियां, कई सारे चित्र जो है, कई सारे स्तूपों को बनवाने का काम किया था। इसके अलावा हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौर्य साम्राज्य द्वारा कई प्रकार के स्थापत्य कला का निर्माण करवाया गया है। कई प्रकार के, जैसे बराबर की गुफाओं में जो है उनके लिए आजीविका संप्रदाय के लिए जो है निर्माण करवाया गया है। मूर्ति कला में देखोगे तो आप सिंह शीर्ष देख सकते हो, ठीक है, सिंह शीर्ष देख सकते हो कि सिंह शीर्ष जो है ये मौर्य के द्वारा ही बनवाया गया था। सिंह शीर्ष जो आप देखते हो ना बच्चों, उस पे जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो देखते हो। इसके अलावा पता ही है आपको कि मौर्य जो है ऐसे शासक में से थे जिन्होंने सबसे पहले जनता के नाम संदेश लिखवाए थे, जनता के नाम संदेश लिखवाए थे, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है बहुत सारे, मैंने कहा ना कि 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत सारे पॉइंट है इसमें, जैसे कि भाई ये प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, अशोक जैसे शासक जो है ये प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उस समय जब भारत आजाद नहीं था उस समय जो है हमारे भारत में जो है ऐसे शासकों की जो है जरूरत थी जिसके नाम से जो हम क्या कर सके, एक एग्जाम्पल दे सके कि भारत जो है कितना महान रहा है, भारत के शासक कितने महान रहे हैं, भारत में कितना बेहतर तरीके से शासन व्यवस्था चलाया गया है। आगे आते हैं, कुछ इतिहासकार जो है मानते हैं कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो उनके 2 मुख्य कारण ही होते हैं, ज्यादा नहीं है। एक तो ये है कि उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये केवल 150 वर्ष तक चला। उनका क्या आर्ग्यूमेंट है कि ये केवल 150 वर्षों तक ही चला, वर्षों तक ही चला। और भारत में ऐसे कई सारे शासक, ऐसे कई सारे जो है राजवंश है जो 100-150 वर्ष तक तो शासन किए ही हैं, तो ये उस हिसाब से इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। दूसरा जो है कहा जाता है कि मौर्य जो है वो कई सारी चीजों में उसका जो है अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, जैसे कि उसकी सेनाओं में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, या क्षेत्र विस्तार में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, या फिर कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इनका जो प्रशासन था वो समान रूप से नहीं फैला हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये 8 नंबर में आता है, हालांकि यहाँ पे आपको शॉर्ट करके थोड़ा 3 नंबर में करवाया है मैंने। आगे देखते हैं दक्षिण भारत के सरदारी व्यवस्था का प्रचलन प्रचलन और सरदारी व्यवस्था की संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या कह रहे हैं, दक्षिण भारत में जो है सरदारी व्यवस्था फैली हुई थी, दक्षिण भारत में सरदारी व्यवस्था फैली हुई थी, इस सरदारी व्यवस्था की आपको विशेषता बतानी है। यहाँ से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, चलिए करते हैं।
कह रहे हैं दक्षिण भारत में जो सरदारी व्यवस्था थी ये किसके द्वारा चलाई जा रही थी? चोल, चेर और पांड्या के द्वारा चलाई जा रही थी। ठीक है, ये सरदारियां थी। और तमिलकम क्षेत्र में, तमिलकम कौन सा क्षेत्र है बच्चों आपका? तो ये आंध्र प्रदेश का, आंध्र का जो है, केरल का, आंध्रा केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये क्षेत्र जो है मिलके क्या बनता है आपका? तमिलकम क्षेत्र बनता है। तमिलकम क्षेत्र की जो जानकारी है वो आपको तमिल संगम ग्रंथ में मिलती है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई सरदारों के बारे में, सरदारों के बारे में जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? सरदारों के बारे में जानकारी जो है तमिल संगम ग्रंथ से, इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। इस ग्रंथ को जो है कैसे लिखवाया जाता था? इस ग्रंथ को लिखवाने के लिए क्या किया जाता था कि अलग अलग क्षेत्रों से जो है तमिल संगम लगाए जाते थे, जहां पे कई सारे कवियों को बुलाया जाता था। और ये कवि जो है क्या करते थे? कवियों द्वारा जो है, कवियों द्वारा सरदारों की जो है गुणगान किए जाते थे। कवियों द्वारा सरदारों के गुणगान काव्य के रूप में लिखे जाते थे, है ना? काव्य के रूप में लिखे जाते थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सरदारी, ठीक है, कि दक्षिण भारत में जो है सरदारी चलती थी। तो सरदारी की विशेषता क्या है कि सरदार में जो है वंशानुगत हो भी सकता है, नहीं भी होते। जो है कई सारे सरदारी जो है वो वंशानुगत हुआ करते थे, कई सारी सरदारियां वंशानुगत नहीं थी। अगर हम बात करें तो सरदार होते कौन है? सरदार कौन होते हैं? तो सरदार जो है अपने ही लोगों पर शासन करने वाले जो है अधिक वो होते हैं, अपने ही लोगों पर शासन करते हैं। लेकिन जो जान पहचान के जो लोग होते हैं उन्हीं पर इनका शासन होता है। सरदार का काम होता है कि भाई वो क्या करें कि जब भी कभी युद्ध हो तो वो उसकी अगुवाई करे, नेतृत्व करे। अगर कोई समझौता आता है तो उसमें सबसे आगे रहे। इसके अलावा जो है जो अनुष्ठानिक कार्य है उसका आयोजन करवाए, अपनी प्रजा का ख्याल रखे। वही सेम चीजें जो राजा करता है, वही सेम चीजें जो है सरदार भी करता है। बस सरदार में थोड़ा सा अंतर है और राजाओं में थोड़ा सा अंतर है कि जो राजा है वो टैक्स लेता है। राजा क्या करता है? राजा टैक्स लेता है। लेकिन जो सरदार है वो अपने लोगों से क्या लेता है? भेंट लेता है। एक अंतर और देख सकते हो आप कि जो सरदार है वो वंशानुगत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो राजतंत्र है वो हमेशा वंशानुगत ही होता है। इसके अलावा आप कुछ चीजें को और जो है लिख सकते हैं, कुछ चीजों को और बढ़ सकते हैं इसमें कि जो सरदार है उनके पास जो है अपनी सेना होती है। जो अपनी सेना जो होती है वो एक्चुअली में कोई बड़ी सेना या सैनिक वो नहीं होता, समूह नहीं होता, अपने ही लोग होते हैं उनके, जो उनके लिए सेना में काम करते हैं। जबकि राजाओं के पास जो है अपनी बड़ी सेना होती है। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में परफेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार कुषाण शासकों ने जनता में अपनी छवि मजबूत की? अब मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्राह्मणी समाज है, ब्राह्मणी समाज में एक चीज पहले से ही था कि जो राजा है वो केवल क्षत्रिय ही बनेंगे। और दूसरी चीज है कि ब्राह्मणी समाज में इस बात को माना जाता था कि जो संस्कृत नहीं बोलते हैं वो असभ्य हैं, बर्बर हैं। अगर मान के चलिए कि इस क्षेत्र में कोई राजा बनता है और वो संस्कृत नहीं बोलता है, प्लस में वो क्षत्रिय भी नहीं है, तो उनके लिए समाज में जनता क्या सोचती है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में वो क्या करते थे? अपनी छवि बनाने के लिए कई सारे काम करते थे। क्या काम करते थे? जैसे कि हम कुषाणों का एग्जाम्पल लेंगे, कुषाण से जो है समझेंगे कि वो अपने छवि को किस तरह से सुधारते थे। इसमें सबसे पहले कुषाण का नाम इसलिए आता है, कुषाण जो है मध्य एशिया से आए थे, स्पेशली चीन से आए हुए थे। ठीक है, जिनका शासन जो है अफगानिस्तान से लेकर मथुरा तक का जो क्षेत्र है इसमें इनका शासन था, कुषाणों का शासन था। 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच में जो है कुषाण ने भारत में शासन किया। नाम के आगे ये लोग देवपुत्र लगाते थे, नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। ऐसा इन्होंने किससे देख के किया था? जो चीनी शासक थे, चीनी शासक, वो अपने नाम के आगे जो है क्या करते थे? स्वर्गपुत्र लगाते थे, स्वर्गपुत्र। ठीक है, तो स्वर्गपुत्र लगाते थे। तो उन्हीं को देखते हुए जो कुषाण शासकों ने जो है अपने नाम के आगे, कुषाण शासकों ने नाम के आगे क्या लगाना शुरू कर दिया? देवपुत्र, या किसी भी देवता का पुत्र लगाना स्टार्ट कर दिया। नाम के आगे देवपुत्र लगाया। ठीक है, अब देवपुत्र लगाने से क्या स्थापित होगा? ये स्थापित होगा कि जो फलाना शासक जो है वो इस देवता के जो है अंश है, इस देवता के अवतार है, इस तरह की भावनाएं आएंगी। अगला देखते हैं। इन लोगों ने अपनी देवतुल्य मूर्तियां बनवाई। गुजरात में सॉरी अफगानिस्तान में आपको मूर्तियां मिलती हैं। अफगानिस्तान में विशालकाय मूर्तियां मिलती हैं। इसके अलावा जो है आप जो है देख सकते हैं कि मथुरा से आपको देखने को मिलता है कि मथुरा के माठ से जो है कुषाणों की विशालकाय मूर्तियां मिली है, कुषाणों की विशाल मूर्तियां मिली है। अच्छा, आपके बुक में जो एक
एक बड़ा सा मूर्ति दिया है जिसमें मूर्ति का इमेज दिया है जिसमें सिर नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुषाण का ही है, इसमें शायद ये कनिष्क का रहा होगा। इसके अलावा जो है छवि चमकाने के लिए, ठीक है। अच्छा हाँ, देवतुल्य क्या, कई बार तो ये भी है कि भाई देवतुल्य के मतलब में कि कई बार जो है इन्होंने देवताओं के समीप जो है देवताओं के बराबर ही और कई बार देवताओं से भी बड़ी जो है मूर्तियां बनाई है, स्पेशली अपने आप को किसके बराबर करके दिखा रहे हैं, अपने आप को देवताओं के बराबर दिखा रहे हैं। अगला देखते हैं सिक्कों का प्रयोग क्या है, कनिष्क के सिक्के मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए भाई कि जो आपके कुषाण है, इन्होंने ही सबसे पहले भारत में जो है सोने के सिक्के जारी किए थे, कुषाणों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे 100 ईस्वी में। अगर हम बात करें तो कनिष्क के जो है सिक्के प्राप्त हुए जिसके अग्रभाग पर जो है, अग्रभाग पे आगे के भाग पर जो है किसके चित्र बनते हैं, अग्रभाग के जो है देवताओं के चित्र हैं, देवताओं के चित्र हैं। और जो पृष्ठ भाग है, जो पृष्ठ भाग है उस पर जो है, पृष्ठ भाग पर जो है कनिष्क के चित्र बने हुए, राजा कनिष्क जो है उनके चित्र बने हुए, ठीक है, राजा का चित्र बना हुआ है। तो जो क्या दिखाता है, जो दिखाता है कि ये अपनी छवि चमकाने के लिए क्या करते थे, सिक्कों पर भी जो है धार्मिक पहचान या धार्मिक रूप से चीजें करते थे। इसके अलावा कुछ और तरीके थे, जैसे कि कुषाण वंश से नहीं हूँ, आपके शक वंश से रुद्र दमन, उन्होंने संस्कृत में जो है संस्कृत में अभिलेख लिखवाए थे, गिरनार अभिलेख लिखवाए थे। तो कई बार शक्तिशाली मलेच्छ जो है वो संस्कृत भी क्या कर संस्कृत का भी प्रयोग करते थे ताकि वो पावरफुल दिख सके। लगभग 6 क्वेश्चन हो गए बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।